कि आखिरकार ये जो एफआईआर हुई है, मेरे ख्याल से ये पुरानी है एफआईआर, सब लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग भूल भी चुके थे उस एफआईआर के बारे में। तो थोड़ा-सा आप ब्रीफ में बताते हुए बताएँ कि वो एफआईआर क्यों दर्ज की गई थी? तो एक हेड कांस्टेबल को इन लोगों ने आगे किया होगा, तो हेड कांस्टेबल ने मेरे खिलाफ ये एफआईआर लिखवाई और इस एफआईआर के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट में, वहां से मेरे पास सम्मन आया कोर्ट की ओर से कि आपको 3 जून को कोर्ट में आना है। तो हम अपनी बात को रखेंगे कि किस प्रकार से ये एक अंतरराष्ट्रीय गेम चल रहा है, किस प्रकार से चीजें काम कर रही है, किस प्रकार से पैकिंग कब मिला, डायग्नोस्टिक टेस्ट कब आए। लेकिन क्या अब कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वो जो एक स्पेसिफिक वीडियो की बात उस एफआईआर में कही है, उसमें बहुत बातें कही हैं आपने सब, तो क्या लगता है आपको वो सारी चीज़ें आपकी पूरी तैयार हैं कि आपको लगता है कि वहाँ कोर्ट में आप चीज़ें सिद्ध कर पाएंगे, जो आपने वीडियो में बोला है वो 100% सत्य है? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि ये खबर तो लगभग पहुंच ही चुकी है सब लोगों के पास। 3 जून 2022 को कुछ ना कुछ खास होने वाला है डॉक्टर तरुण कोठारी सर को लेकर खासकर। तो साक्षात डॉक्टर तरुण कोठारी सर को ही मैं लेकर के आया हूं और आपके कुछ प्रश्न थे। आखिरकार ये जो एफआईआर हुई है डॉक्टर तरुण कोठारी सर के खिलाफ, क्या वजह है, इसकी असली वजह जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा 3 जून की क्या है डॉक्टर साहब की तैयारी, क्या ये एक सकारात्मक स्टेप रहेगा सभी क्रांतिकारियों के लिए, या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी सर को जाना पड़ सकता है जेल, जैसे कि हर क्रांतिकारी को जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सुमित जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं बस जो सभी लोगों के मन में प्रश्न है भाई उसी को उत्तर जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो एफआईआर हुई है, मेरे ख्याल से ये पुरानी है एफआईआर, सब लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग भूल भी चुके थे उस एफआईआर के बारे में। तो थोड़ा-सा आप ब्रीफ में बताते हुए बताएँ कि वो एफआईआर क्यों दर्ज की गई थी? उसका असली रीज़न क्या था, वो आप ब्रीफ में दर्शकों को ज़रा बताएँ। जी डॉक्टर साहब। ये है एफआईआर है, ये 20 जुलाई 2021 को क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल ने व्यक्तिगत तौर से मैंने लिखवाई। मेरा एक वीडियो था जो शायद 2-3 दिन पुराना था, 20 जुलाई का ये है। 20 जुलाई से 1-2 दिन पुराना वीडियो था। उसमें कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि डॉक्टर साहब आपको ये पहनना है नहीं पहनना है, ये लगाना है या नहीं लगाना है। तो इन चीजों को लेकर के मैंने अपनी राय व्यक्त की थी और मैंने बताया था कि भाई आपको इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो मेरे ख्याल से काफी लोगों के पास पहुंचा होगा। तो पुलिस के जो अधिकारी होंगे शायद उनको कुछ बुरा लगा होगा, तो एक हेड कांस्टेबल को इन लोगों ने आगे किया होगा। तो हेड कांस्टेबल ने मेरे खिलाफ ये एफआईआर लिखवाई और इस एफआईआर के अंदर ये अपनी कहानी लिखता है कि मैं जा रहा था रास्ते में, मुझे कुछ लोगों ने वीडियो देखा और वीडियो देख करके मैंने उनसे कहा कि आप इसके खिलाफ शिकायत लिखवाओ। फिर मैं अपने ऑफिस गया वहाँ, उसमें जो वीडियो का जो कंटेंट था वो कंटेंट इस पर लिखा हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो एक आदमी है जो कह रहा है कि भैया ये नहीं लगाना है, ये नहीं लेना है, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। आपका वीडियो हट नहीं जाए इसलिए पूरी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप चाहे तो मैं इसको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आपके यूजर जो व्यूअर्स हैं वो इसको देख लेंगे, पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये इसका एफआईआर का फर्स्ट पेज है, इस एफआईआर का सेकंड पेज ये है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके व्यूअर्स पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके धीरे धीरे स्पीड कम करके भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ में इसका ये लास्ट पेज है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से मोटा मोटा इस बात को देखिए, ये 20 जुलाई की बात है जी। 9-10 महीने उस बात को हो चुके हैं। अब संज्ञान लिया गया है और इन लोगों ने
चार्जशीट दाखिल की होगी पटियाला हाउस कोर्ट में, तो वहां से मेरे पास सम्मन आया कोर्ट की ओर से कि आपको 3 जून को कोर्ट में आना है और इसके बारे में आपको बताना है। तो सुमित जी, ऐसा है कि देखो, जो बात हम आज दिन तक कह रहे थे, आज तक कहते आए हैं जी, मैं समझता हूं कि ये एक और मौका दिया है जी, ईश्वर ने, भगवान ने हमें एक और मौका दिया है अपनी बात को एक नए प्लेटफॉर्म पर कहने का। अभी तक तो हम जिस प्लेटफॉर्म पर कह रहे थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे, और वहां से हमारी वीडियो भी हटाई जा रही थी। अब आपको एक ऑफिशियली प्लेटफॉर्म मिला जहां हम अपनी बात रखेंगे और वही बात कहेंगे जो पब्लिक डोमेन में, जो बात पिछले 2.5 साल से मैं कहता आ रहा हूं, वही बात तथ्यों के साथ में वहां भी रखी जाएगी। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि भाई जज क्या एक्शन लेंगे या जज इसको किस प्रकार से लेंगे, वो हमारी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये अलग मसला है जी। वो हमको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे या सजा देंगे, वो अलग मसला है। लेकिन हम अपनी बात को रखने का एक नया मौका हमें मिला है, तो हम अपनी बात को रखेंगे कि किस प्रकार से ये एक अंतरराष्ट्रीय गेम चल रहा है, किस प्रकार से चीजें काम कर रही है, किस प्रकार से पैकिंग कब मिला, डायग्नोस्टिक टेस्ट कब आए, ये बीमारी कब आई, जो बातें हम कहते आए हैं कोर्ट में। जैसे अभी आपने शायद अनाउंस किया था या फिर कुछ लोग, बहुत सारे क्रांतिकारी और भी आपके पक्ष में बोलते हुए बोल रहे थे कि हमने भी वहां पर उपस्थित होना है 3 जून को, तो क्या कुछ इस तरह का भी आपने सोचा है कि बाकी के जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या आप उनको बुलाना चाहेंगे? अच्छा, वो एड्रेस को लेकर के भी, जैसे चूंकि उसका नाम पटियाला हाउस कोर्ट है, तो कुछ लोग इस भी कंफ्यूजन में है कि वो पंजाब में इनको पेश होना है या दिल्ली में पेश होना है, तो वो थोड़ा सा डिटेल बताएं कि क्या वहां पर जो आपके सपोर्टर हैं वो पहुंच सकते हैं? ये पहली बात तो पटियाला हाउस कोर्ट पटियाला में नहीं है, ये दिल्ली में है जी। दिल्ली में एक कोर्ट है जिसका नाम पटियाला हाउस कोर्ट है और शॉर्टकट में PHC बोलते हैं उसको, PSC है ना, पटियाला हाउस कोर्ट है। और देखिए, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके मन में ये भाव तो होता ही है कि भाई कल को हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो आपको इस प्रकार के केसेस देखने चाहिए, आपको सुनने चाहिए कि वहां पर क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, सामने वाला पक्ष क्या बोलता है, हम क्या बोलते हैं, जज क्या बोलता है। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में किसी भी केस की कार्रवाई को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जा सकते हैं, आपका ये एक संवैधानिक हक है। तो जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग कानूनी पहलुओं को समझने के उद्देश्य को लेकर के, कि भाई वो भी समझे कि क्या क्या कानूनी प्रावधान होते हैं और किस प्रकार से कानूनी लड़ाई को हम लड़ेंगे। तो इन सब बातों को समझने के लिए अगर वो कोर्ट रूम में आते हैं और वहां पर आकर के इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये उनका संवैधानिक हक है और ये उनका उनकी एक मतलब कहना चाहिए कि भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना उनके मन में है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो किस प्रकार से लड़ेंगे उसका भी एक ये अध्ययन कर सकते हो ना। तो इस प्रकार से उनको वहां पर आकर के कार्रवाई देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब चूंकि वैसे तो आपने वीडियो के माध्यम से बहुत सारे एविडेंस दिखाए भी हैं, हालांकि इस चीज को प्रूफ करने के लिए, लेकिन क्या आप कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वो जो एक स्पेसिफिक वीडियो की बात उस FIR में कही है, उसमें बहुत बातें कही हैं आपने सब, तो क्या लगता है आपको वो सारी चीजें आपकी पूरी तैयार हैं कि आपको लगता है कि वहाँ कोर्ट में आप ये सिद्ध कर पाएंगे जो आपने वीडियो में बोला है वो 100% सत्य है? जी डॉक्टर साहब। देखो, हम अपनी ओर से तमाम तथ्य प्रस्तुत करेंगे, जो तथ्य हमारे पास अब तक है वो, और मैंने बाकी लोगों से रिक्वेस्ट की है, तो किसी और के पास कोई तथ्य है वो मुझे भेजेंगे, सभी तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे। सबूत को सबूत मानना या नहीं मानना तो जो जज होते हैं उनके हाथ में होता है जी। हम अपनी ओर से अपना पक्ष रखेंगे, न्यायपालिका क्या स्टैंड लेती है, इस स्टैंड से देश के करोड़ों लोगों के मन में या तो न्यायपालिका के प्रति जो विश्वास है वह पुनर्स्थापित होगा, बिल्कुल, या जो विश्वास कम हुआ है वो और अधिक कम होगा, खंडित होगा। दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर, है ना। न्यायपालिका के स्टैंड से पता चलेगा जनता को कि भी अब हम इस सिस्टम में
कहीं कुछ उम्मीद बची है या नहीं बची है, कोई सिस्टम काम करता भी है या नहीं करता। तो इसके नतीजे पर, इसके फैसले पर और इसकी कार्रवाई पर देश के करोड़ों लोगों की निगाह होगी। आपने देखा होगा, सुना होगा, कल परसों वो एक बयान आया है अदर पुणेवाला का, तो 20 करोड़ डोज उसको नष्ट करनी पड़ेगी। 20 करोड़ डोज नष्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो है, कहीं ना कहीं वो लोग इस बात को समझते हैं, जो 20 करोड़ की जो संख्या है, भले हो सकता है कि वो हमारे साथ में डायरेक्ट टच में नहीं हो, किसी और के माध्यम से बात चल रही हो, परंतु लोगों की निगाह रहेगी कि भाई कोर्ट क्या फैसला देती है। उस फैसले के आधार पर भविष्य के भारत का या तो निर्माण होगा या और अधिक ध्वस्त होगा, और अधिक ध्वस्त होगा तो फिर और उसको पुनर्निर्माण करेंगे। तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये तो कोर्ट को लेना है। हम अपनी ओर से सारे तमाम तथ्य और सत्य को प्रस्तुत करेंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इस एफआईआर के पीछे वैसे तो मोहरा तो वो आपने बताया कि क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल बना दिया है, क्या लगता है कि मतलब एक्चुअल में पीछे कौन वो लोग हो सकते हैं जिनका ये इरादा है कि इस डॉक्टर का मुंह बंद कराना है? उसके पीछे एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि किसने कराई होगी एफआईआर? देखिए, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अनावश्यक रूप से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा है ना, क्योंकि इसने व्यक्तिगत अपने नाम से कराया है, तो ऐसा संभव होता नहीं है। तो निश्चित तौर से उसने अपनी आत्मा को बेचा होगा और किसी सीनियर अधिकारी के कहने से, उसके दबाव में आकर के या उसके लाभ को कुछ बताया होगा कि हम तुझे ये लाभ दे देंगे, तो ये काम करेगा। तो लोभ में आकर के इसने इस गतिविधि को अंजाम दिया है। निश्चित तौर से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, और जो कि ये पूरा मामला, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि ये भारत के गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर ये एफआईआर हो सकती है, ऐसा अंदेशा है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बाकी का डॉक्टर साहब, देखिए पूरी तरह से जितने भी हमारे दर्शक हैं और बाकी सभी क्रांतिकारी सब आपके साथ में हैं, और सबको उम्मीद भी है कि सच्चाई की देर हो सकती है लेकिन जीत जरूर होगी। और इसी शुभकामना के साथ 3 जून के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहुंचते हैं वहां पर और लोग भी सपोर्ट में। एक आखिरी संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। जी डॉक्टर साहब। आखिरी संदेश ये है कि भाई किसी भी बात को लेकर के हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं हमें अनावश्यक रूप से किसी बात को लेकर के माफी मांगने की आवश्यकता है। जी। जो तथ्य है, जो सत्य है, वो हमेशा बोलना चाहिए। और दुनिया का एकमात्र धर्म जो होता है वो सत्य होता है। बिल्कुल। सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म। जो मैं जो सोचता हूँ, जो धर्म की जो परिभाषा होती है, वो तमाम परिभाषाएं जो अपूर्ण है ना। कोई कहता है कि भाई कोई मुस्लिम है तो कहता है जी 5 बार नमाज पढ़ना धर्म है। अब हिंदू तो नहीं पढ़ता है ना। कोई हिंदू कहेगा भैया ये करना, मंदिर जाना सुबह शाम धर्म है, तो कोई नहीं जाता है जी। अब कोई सिख होगा, वो बोलेगा जी भैया ये 5 क है, ये धर्म है, लेकिन बुद्ध तो नहीं करता, जैन तो नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब का निचोड़, सभी धर्मों का जो निचोड़ है वो एक ही है, सत्य और असत्य की परिभाषा। न्यायपालिका में यही तो फैसला होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वही धर्म है। तो इस बात से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता कि यदि आपको लगता है कि एक व्यापक स्तर पर झूठ बोला जा रहा है जी, बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, और उस झूठ के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम सत्य को जानते हुए नहीं बोलेंगे तो हम गुनाहगार हुए। तो जब अगर आपको सत्य पता है तो सत्य क्या है, और ये मामला कोई 1-2 व्यक्ति का नहीं है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि चलो आपने इसको इग्नोर कर दिया। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों का मामला, और सिर्फ हिंदुस्तानियों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है, पूरी मानवता का मामला है, पूरी मानव समाज का, पूरी मानव जाति का मामला है। ऐसी स्थिति में आपको सच पता हो और आप चुप है तो आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। तो इस गुनाह से बचने के लिए भी आपको बार बार हर प्लेटफॉर्म पर आकर के सत्य बोलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो सभी दर्शकों का, और आपका समय निकाल करके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।